नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है नेचुरलिज्म, जिसे कि हिंदी में प्रकृतिवाद कहते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल है बीएड के 4th सेमेस्टर के छात्रों के लिए जिनका सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम। उसके अंतर्गत हमारे प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद ऐसे आते हैं। ये टॉपिक्स आते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है उसके बारे में। ये टॉपिक्स जो है अपने आप में काफ़ी बड़े हैं, तो इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका पहला पार्ट, जिसमें हम स्टडी करेंगे पहले प्रकृतिवाद का अर्थ एवं परिभाषा, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ नेचुरलिज्म। प्रकृतिवादी प्रकृति को सर्वप्रधान मानते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार सृष्टि में प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं है। वे प्रकृति को ही पूर्ण शक्तिमान मानते हैं और उसी के नियमों तथा कार्य कारण संबंध यानी कि कैजुअल रिलेशनशिप में विश्वास रखते हैं। उनका मत है कि प्रत्येक वस्तु प्रकृति से ही पैदा होती है और उसी में विलीन हो जाती है, यानी कि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न्स टू नेचर। यह विचारधारा ईश्वर की सत्ता और आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं रखती, इसलिए आदर्शवादी विचारधारा की विरोधी विचारधारा मानी जाती है। यानी कि जो भी प्रकृतिवादी हैं वो प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उनके अनुसार प्रकृति ही सब कुछ है और वे आध्यात्मिक मूल्यों में किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं कहते हैं। उनका मानना है कि कोई भी चीज़ है, संसार में उपस्थित सभी चीज़ें प्रकृति से ही पैदा होती हैं और प्रकृति में ही विलीन हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी परिभाषा है थॉमस और लेंट के शब्दों में कि प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मस्तिष्क को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम यथार्थ भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। तो ये जो परिभाषा है ये दी गई है थॉमस और लेंट के शब्दों में। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। नेचुरलिज्म एज अपोज टू आइडियलिज्म सबऑर्डिनेट्स माइंड टू मैटर एंड होल्ड्स दैट अल्टीमेटली रियलिस्ट इज मटेरियल एंड नॉट स्पिरिचुअल। अब इसको मैंने इसकी सीधे बुक से इसकी फ़ोटो ही डाल दी है यहाँ पे। प्रकृतिवाद की विशेषताएं पढ़ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिज्म। अब इसको टाइप करने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता, तो इसलिए मैंने क्या किया, सीधे इसके पिक ही यहाँ पे डाल दिया है। तो पहली जो इसकी विशेषता है वो पढ़ लेते हैं कि प्रकृतिवादी प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं। इनके मतानुसार संसार के तत्व प्रकृति के नियमों के अधीन हैं। ईश्वर की सत्ता में इनका कोई भी विश्वास नहीं है। प्रकृतिवादी भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं। इनकी दृष्टि में आध्यात्मिक संसार जैसी कोई भी वस्तु नहीं है। प्रकृतिवादी यह मानते हैं कि मनुष्य और पशु के व्यवहार, रूप, रचना आदि में केवल विकास की मात्रा का अंतर है। जैसे कि वाइट हैंड ने कहा है कि मनुष्य और पशुओं में केवल मात्रा का अंतर है। प्रकृतिवादी इंद्रिय ज्ञान को मुख्य मानते हैं। इनके मतानुसार इंद्रिय ज्ञान के आधार पर ही सत्यों की खोज होती है। इस प्रकार सभी प्रकार के ज्ञान का स्रोत विश्वास ही है और मन का अध्ययन भी विश्वास से ही हो सकता है। प्रकृतिवादी यह मानते हैं कि सभ्यता तथा सामाजिक विकास के कारण प्रकृति से दूर रहने के कारण मनुष्य दुखी और पीड़ित है। उसकी स्थिति को सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि उसे प्रकृति के संपर्क में लाया जाए। इनका कहना है कि जैसे जैसे हमारे सभ्यता का, हमारे समाज का विकास हो रहा है, तो वैसे ही मनुष्य क्या हो रहा है, प्रकृति से दूर होता जा रहा है और इसलिए वो प्रकृति से दूर होने के कारण क्या है, वो दुखी है। मनुष्य जो दुखी है वो पीड़ित है, इसलिए उसकी जो ये स्थिति है, जो वो दुखी है, जो वो पीड़ित है, उसको सुधारने के लिए उसे प्रकृति के संपर्क में लाया जाए ताकि वो दुखी और पीड़ित ना हो। प्रकृतिवादी आध्यात्मिक मूल्यों यानी कि सत्यम, शिवम और सुंदरम में विश्वास नहीं रखते हैं। प्रकृतिवादी परमात्मा, जन्मजात पर अंतरात्मा, परलोक, भाग्य, दैविक प्रेरणा, अमानवीय क्रियात्मक इच्छा की सत्यता आदि को भ्रमोत्पादक मतलब कि जो भी ये सब चीज़ें हैं इनको मानते कि ये सब क्या है, भ्रम है। यानी कि आध्यात्मिकता में तो उनका बिल्कुल भी विश्वास है ही नहीं, बस वो भौतिक जगत को ही सत्य मानते हैं। प्रकृतिवादी मानव प्रकृति पर अधिक बल देते हैं। मार्ली के अनुसार प्रकृतिवाद के ये मुख्य तत्व माने जा सकते हैं। सबसे प्रेम करना, मानव प्रकृति में पूर्ण विश्वास करना, न्याय की कामना और सामान्यतया संतोष के साथ कार्य करना कि इससे दूसरों का उपकार होगा। तो ये इसकी विशेषताएं हैं।
अब हम बात करते हैं प्रकृतिवाद के रूप के बारे में, यानी कि फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म। तो प्रकृतिवाद के मुख्य 3 रूप हैं। पहला है पदार्थवादी प्रकृतिवाद, जिसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियल नेचुरलिज्म। प्रकृतिवादी विचारधारा का यह रूप संसार एवं मनुष्य की समस्त क्रियाओं की व्याख्या भौतिक पदार्थों के आधार पर करता है। यह पदार्थ को ही सत्य एवं शाश्वत मानता है। इस बात का मनुष्य की अंतः प्रकृति से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध तो बाहरी प्रकृति यानी कि एक्सटर्नल नेचर से है। चूंकि शिक्षा एक मानवीय प्रक्रिया है, इसलिए इसके ऊपर पदार्थवादी प्रकृतिवाद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर आता है यंत्रवादी प्रकृतिवाद, यानी कि मैकेनिकल नेचुरलिज्म। तो प्रकृतिवादी विचारधारा का यह रूप मनुष्य को एक यंत्र मानता है। जिस प्रकार यंत्र स्वयं कार्य नहीं कर सकता, उसको संचालित करना पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य भी पूर्ण रूप से बाह्य प्रभावों द्वारा संचालित होता है। यह मनुष्य के चेतन तत्व की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। इसके अनुसार संपूर्ण संसार भी एक प्राण विहीन यंत्र है, जिसका निर्माण पदार्थ तथा गति से मिलकर हुआ है। पदार्थ यानी कि मैटर और गति मतलब मोशन से मिलकर हुआ है, और कोई उद्देश्य, प्रयोजन या आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। यंत्रवादियों ने मनोविज्ञान में व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म को जन्म दिया। यानी कि ये इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे नेचुरलिज्म जो मैकेनिकल नेचुरलिज्म थे, तो उनका मानना था कि उन्होंने ये माना है कि जिस प्रकार से कोई भी यंत्र होता है वो खुद से काम नहीं करता है, उसको संचालित करना पड़ता है। इसी प्रकार से जो मनुष्य होता है, जो भी काम करता है, वो बाहरी प्रभावों से के द्वारा संचालित होता है। यानी कि जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं वो उसको इफेक्ट करती, तभी वो कोई क्रिया करता है। और इन्होंने व्यवहारवाद को जन्म दिया है। इनके अनुसार क्या है कि प्रत्येक बालक जो होता है वो कुछ सहज क्रियाओं को लेकर उत्पन्न होता है। यानी कि जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो उसके अंदर जन्म से ही कोई शक्ति होती है उसके अंतर्गत, और जब यह सहज क्रियाएं बाहरी पर्यावरण के संपर्क में आती हैं, यानी कि जो पहले से जन्मजात शक्ति है किसी बालक के अंतर्गत, जब वो अपने पर्यावरण के संपर्क में आता है तो तब संबंध सहज क्रियाओं की रचना होती है, जिनके आधार पर व्यक्ति प्रत्येक कार्य करता है। तब क्या होता है, उसका जो रिलेशनशिप होता है उसके अपने पर्यावरण से होता है, और वो उन्हीं चीज़ फिर जो उसके अंदर जो क्रियाएं, जो एक्टिविटीज़ जो भी वो करता है उससे रिलेटेड जो उसके अंदर योग्यताएं हैं, तो वो अपनी प्रकृति के संपर्क में आने से ही करता है। इस प्रकार व्यवहारवाद पशु और मानव क्रियाओं में कोई भेद नहीं करता है मानता, परंतु यह विचार सर्वग्राही नहीं है, क्योंकि मनुष्य में केवल यांत्रिकता ही नहीं है, अपितु उसमें परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता भी है। ऐसा नहीं है कि केवल जो मनुष्य होता है वो प्रकृति के द्वारा ही अपने आप को ढालता है कि जैसी प्रकृति है, प्रकृति के अनुसार ही वो काम करता है। बल्कि अब तो क्या है कि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, अब जो मनुष्य है वो पूरी तरीके से ऐसा नहीं होता कि वो प्रकृति पे ही निर्भर होता है। अब क्या करता है, वो प्रकृति पर भी विजय प्राप्त करता है। उसे गर्मी लग रही तो उसने एसी का निर्माण कर दिया, है ना। तो यानी कि उसने क्या कर ली, विजय प्राप्त कर लिया। अगर उसे सर्दी लग रही है तो उसने हीटर का निर्माण कर लिया, हीटर है या जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो मनुष्य है उसने प्रकृति पे विजय प्राप्त कर ली है। फिर है जैविक प्रकृतिवाद यानी कि बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। तो प्रकृतिवादी विचारधारा का यह रूप विकास सिद्धांत में आस्था रखता है। विकास सिद्धांत के अनुसार जीवों के विकास का एक क्रम होता है, जिसके अनुसार साधारण जातियों से पौधों, पौधों से जीव जंतुओं, जीव जंतुओं से पशुओं और पशुओं से मनुष्य का निर्माण हुआ है। इस विचारधारा के समर्थक मनुष्य और पशुओं में समानता नैसर्गिक स्वभाव का कारण मानते हैं। यानी कि जो जैविक प्रकृतिवादी हैं उनका मानना है कि इसका मतलब कि जो हमारा क्रम होता है, विकास का एक क्रम होता है। यानी कि पहले क्या होता है, पौधों का निर्माण होता है साधारण जातियों से, पौधों से जीव जंतुओं का, और जीव जंतुओं से पशुओं का, और पशुओं से मनुष्य का निर्माण हुआ है। फिर हम बात करेंगे आगे कि जैविक प्रकृतिवाद जो है वो डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है। और डार्विन के विकास के 2 सिद्धांत हैं, जीवन के लिए संघर्ष यानी कि स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, और नेक्स्ट है समर्थ का अस्तित्व यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। प्रत्येक प्राणी जीवित रहना चाहता है, और जीवित रहने के लिए उसे निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष में वही जीवित रहता है जो समर्थ होता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क ने भी इस सिद्धांत की व्याख्या की और कहा कि संसार में वही व्यक्ति जीवित रह सकता है जो अपने आप को परिस्थितियों या वातावरण के अनुकूल बना लेता है। इस प्रकार इस विचारधारा के अनुसार बालक को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह अपने आप को परिस्थितियों और वातावरण के अनुकूल बना सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे।
आपके पेपर में, तो ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। और अच्छा लगे मेरा ये वीडियो तो इसे प्लीज़ आप शेयर भी करना और स्टूडेंट्स के साथ में, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। अब हम बात करेंगे प्रकृतिवाद और शिक्षा की, यानी कि नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन की। तो प्रकृतिवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। मुनरो के शब्दों में प्रकृतिवाद ने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और वैज्ञानिक विचारों के स्पष्ट निर्माण की प्रत्यक्ष प्रेरणा प्रदान की है। यानी कि नेचुरलिज्म गेव डायरेक्ट impetus to the clear formation of psychological, sociological and scientific conception of education। प्रकृतिवाद ने जीवन की प्रचलित कृत्रिमता, बौद्धिक ढोंग यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रिटेंशन तथा निरंकुशता यानी कि ऑटोक्रेसी का घोर विरोध किया है, और बालक को उसकी शिक्षा उसके प्रकृति के आधार पर ही दिए जाने का नारा लगाया कि जो भी बच्चों को शिक्षा दी जाए उसकी प्रकृति के आधार पर दी जाए। यद्यपि शैक्षिक विचारधारा में प्रकृतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग बेकन और कमेनियस ने किया, लेकिन प्रकृतिवादी आंदोलन को चरम सीमा तक पहुंचाने का श्रेय रूसो को ही है। एडम्स ने रूसो को शिक्षा के विषय में विचार प्रकट करने वाला शायद सबसे प्रमुख प्रकृतिवादी बताया। किसने? एडम्स ने। किसको? रूसो को। प्रकृतिवाद के अन्य समर्थकों में बेस्डो, पेस्ट्रोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर, फ्रॉबेल आदि हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि प्रकृतिवादी शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो पहला है प्रकृति का अनुसरण यानी कि फॉलो नेचर। प्रकृतिवाद ने प्रकृति की ओर लौटो यानी कि बैक टू नेचर का नारा लगाया, जिसका अर्थ है समाज का वातावरण दूषित है, इसलिए बालक को अपनी प्रकृति के अनुसार स्वयं विकसित होने देना चाहिए। रूसो ने कहा कि प्रत्येक वस्तु प्रकृति के नियंता के यहाँ से अच्छे रूप में आती है और केवल मनुष्य के संपर्क से ही वह दूषित हो जाती है। मनुष्य चाहता है कि कोई भी वस्तु जैसी प्रकृति ने निर्मित की है वैसी न रह जाए, यहाँ तक कि स्वयं मनुष्य भी। वस्तुओं की वर्तमान स्थिति में जन्म से दूसरों के बीच रहता हुआ मनुष्य उसमें सबसे अधिक दुरावृत्ति वाला बन जाता है। पूर्व धारणाएं, शक्ति, आवश्यकताएं, उदाहरण, सभी सामाजिक संस्थाएं जिनमें हम सब डूबे हुए हैं, उसके भीतर प्रकृति को गंदी बना देती हैं और उसके स्थान पर कुछ नहीं रख सकती। मतलब इन्होंने कहा कि इन्होंने प्रकृति की ओर लौटो का नारा भी दिया, और इन्होंने क्या कहा कि रूसो ने कहा कि कोई भी चीज़ जो होती है जब वो प्रकृति से आती है तो वो तो शुद्ध होती है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी, बिल्कुल शुद्ध होती है, लेकिन जब वो मनुष्य के संपर्क में आती है तो वो दूषित हो जाती है, यहाँ तक कि मनुष्य भी। अब मनुष्य को क्यों कहा? क्योंकि जैसा प्रकृति ने उसको नेचर में बनाया है उसको वैसे रहना चाहिए, लेकिन मनुष्य क्या सोचता है कि जैसा वो चाहता है, वो चीज़ें चाहता है कि जैसा वो चाहता है इन चीज़ों को वो वैसी ही हो जाए। ठीक है, तो मतलब जैसी प्रकृति से जो चीज़ें मिली उसमें भी वो क्या करता है? चेंजेस करता है। वो चाहता है कि जैसा वो चाहता है बस चीज़ें वैसी हो। जैसे कि मनुष्य क्या होता है कि जैसा उसको प्रकृति ने पहले से बनाया है वो अच्छा है, लेकिन वो उसमें भी चेंजेस करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हम लोग सर्जरीज करवाने लग जाते हैं। अगर हमारी थोड़ी सी भी जो नोज़ है अगर थोड़ी सी भी टेढ़ी हो गई ना उसकी डायरेक्शन, तो हम क्या करते हैं? उसका सर्जरी कराने लग जाते हैं। या फिर हम गर्ल्स जो होते हैं क्या करवाते हैं? कहीं फेशियल्स करवाते हैं, कहीं कुछ करवाते हैं, ताकि हम क्या हो जाए? सुंदर हो जाएं और अच्छे हो जाएं। मतलब प्रकृति ने हमें जैसा निर्माण किया है हम उसमें भी चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। और इनका क्या कहना है कि कोई भी चीज़ प्रकृति से आती है तो वो बिल्कुल शुद्ध होती है, साफ़ होती है, लेकिन जब वो मनुष्य के संपर्क में आती है तो वो दूषित हो जाती है। हम इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। कमिंग फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द फादर ऑफ ऑल थिंग्स एवरीथिंग इज गुड, इन द हैंड्स ऑफ मैन एवरीथिंग degenerates. He desires that nothing should be as nature made it, not even man himself. In the present condition of things, a man left to himself among other forms is bird would be the most deformed among that all prejudice, authority, necessities, examples, all the social institutions in which we are submerged would style nature in him and would पुट नथिंग इन इट्स प्लेस। अतः प्रकृतिवादी बालक को विद्यालय और अन्य सामाजिक संस्थाओं के कृत्रिम तथा दूषित वातावरण से दूर रखकर उसके अपने प्राकृतिक वातावरण में ही विकसित होने देना चाहते हैं। वे बालक को समाज से दूर प्रकृति की गोद में, जहाँ पर वातावरण शुद्ध हो, शिक्षा देने के समर्थक हैं। उनकी दृष्टि में सच्ची शिक्षा वह है जो प्रकृति द्वारा बताए हुए मार्गों का अनुसरण करें। वे प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उन्होंने कहा कि
जो प्रकृतिवादी हैं वो बालकों के चाहते हैं कि उन्हें किसी भी विद्यालय के कोई भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं जो ये आर्टिफिशियल हैं यानी कि जिसको खुद बनाया मनुष्य ने, तो इस दूषित वातावरण से दूर करके उसे एक शुद्ध वातावरण में यानी कि प्राकृतिक वातावरण में उसको खुद से विकसित होने दिया जाए। बालक को उसको बिल्कुल प्रकृति की गोद में कर दो कि प्रकृति से वो बच्चा जो है वो खुद ही सीखे। तो यानी कि वो क्या चाहते थे कि प्रकृति से ही मनुष्य जो बालक है जो भी शिक्षा ग्रहण करता है उसे किसी भी विद्यालय किसी भी शिक्षण संस्थान में ना भेजा जाए, बल्कि उसको किसी दूर बिल्कुल शुद्ध वातावरण में भेजा जाए जहाँ पे बच्चा जो खुद है अपने शुद्ध वातावरण से अपनी प्रकृति से खुद चीज़ों को सीखे। ये चीज़ें हैं और वो प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। फिर आती है बाल केंद्रित शिक्षा पे बल दिया है, एम्फेसिस ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। प्रकृतिवादी विचारधारा से पूर्व शिक्षा में शिक्षक और पाठ्यक्रम को प्रधानता दी जाती थी। यानी कि जब ये विचारधारा नहीं आई थी हमारी प्रकृतिवादी की, तो उससे पहले शिक्षा के क्षेत्र में केवल एक टीचर को और जो करिकुलम जो भी हमारा बुक्स हैं सिलेबस हैं उसी को भी महत्वता देते थे, उसी को प्रधानता दी जाती थी, इंपॉर्टेंस दी जाती थी। और बालक को छोटा प्रॉन यानी कि मिनिएचर एडल्ट समझा जाता था, जिसके फलस्वरूप उसे विभिन्न विषयों की पुस्तकों से लाद दिया जाता था। प्रकृतिवाद ने इसका घोर विरोध किया और बालक को शिक्षा का केंद्र बनाया। प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए है। वे चाहते हैं कि बालक पर पुस्तकों का बोझ ना लादकर उसे इस बात का अवसर देना चाहिए कि वह अपने अनुभवों और प्रयत्नों के आधार पर अपने विचारों का निर्माण करे। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा पर बालक को किसने महत्वता दी है? ये प्रकृतिवादियों ने दी है। ठीक है। फिर रूसो ने कहा है कि प्रकृतिवादी शिक्षा के चित्र में बालक का प्रमुख स्थान है, ना कि शिक्षक शिक्षालय या विषयों की विषय वस्तु का। इट इज़ द चाइल्ड हिमसेल्फ रेदर देन द एजुकेटर, द स्कूल, द होम और द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी दैट इज इन द फोरग्राउंड ऑफ द एजुकेशनल पिक्चर। प्रकृतिवादी शिक्षा के प्रादुर्भाव के कारण ही शिक्षा में बालक को प्रधानता प्राप्त हुई है। जैसे कि हम बेट में भी पढ़ते हैं कि कोई भी जो हमारी जो शिक्षा होती है बस बालक को ध्यान में, बालक को केंद्र में रखकर करनी चाहिए। कोई भी करिकुलम बनाते हैं तो बालक को केंद्र में रख के करना है। तो ये जो बालक को केंद्र में रखना ये किसकी विचारधारा है? ये प्रकृतिवाद से आई है। ठीक है। फिर है मुंद्रो के शब्दों में, शिक्षा अपने उद्देश्य, अपनी प्रक्रिया तथा अपने साधन बालक के जीवन एवं उसके अनुभवों में प्राप्त करती है। एजुकेशन फाइंड्स इट्स पर्पस, इट्स प्रोसेस एंड इट्स मीन्स होली विद इन द चाइल्ड लाइफ एंड द चाइल्ड एक्सपीरियंस। भारतीय तथा अदावल ने इस संबंध में लिखा है कि प्रकृतिवादी शिक्षण का केंद्र बालक को मानते हैं। वे शिक्षण पद्धति, शिक्षा के साधनों एवं अध्यापक की अपेक्षा बालक को शिक्षण प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व देते हैं। फिर बात करते हैं पुस्तक की शिक्षा का विकास, अपोजिशन ऑफ बुकिश नॉलेज। प्रकृतिवादी विचारधारा से पूर्व शिक्षा में पुस्तकी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। बालकों को पाठ्य पुस्तकें रटाई जाती थीं। प्रकृतिवादियों ने इस प्रवृत्ति का घोर विरोध किया और करके सीखने तथा अनुभव द्वारा सीखने पर बल दिया। यानी कि जो पुस्तकों को इन्होंने विरोध किया, इन्होंने कहा कि करके सीखने पे बच्चा जल्दी ज्ञान को ग्रहण करता है। तो यानी कि एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को सिखाना, जो हमारी चीज़ें आई हैं करके सीखने पर जो हम बल देते हैं अब, तो वो किससे आई? यही प्रकृतिवादी से आई है। प्रकृतिवादियों ने पुस्तक की अपेक्षा प्रकृति के अध्ययन को महत्वपूर्ण माना है। और एडम्स ने कहा इस संबंध में कि शिक्षा के प्रकृतिवाद का अर्थ उन संपूर्ण शिक्षा पद्धतियों से है जो शिक्षालयों और पुस्तकों पर निर्भर न होकर शिक्षालयों के वास्तविक जीवन के अध्ययन पर निर्भर रहती है। Naturalism is a term loosely applied in educational theory to a system of training that is not dependent on school and book but on the manipulation of the actual life of the educand. फिर नेक्स्ट है इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल, यानी कि emphasis on the training of senses। प्रकृतिवादियों ने इंद्रिय शिक्षण पर विशेष बल दिया है। उन्होंने इंद्रियों को ज्ञान का द्वार माना है, जिसका अर्थ है कि हमारा संपूर्ण ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही मस्तिष्क में प्रविष्ट होता है। इंद्रियों के माध्यम से ही सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि हम सत्य ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, यदि हम ज्ञान को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो हमें इंद्रियों को प्रशिक्षित करना होगा। इस संबंध में रूसो का कथन दृष्टव्य है। शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान का द्वार खोलना चाहिए। यानी कि एजुकेशन शुड प्रिपेयर द वे फॉर रीजन बाय द प्रॉपर एक्सरसाइज ऑफ सेंस। फिर है बालक की स्वतंत्रता पर बल, यानी कि एम्फेसिस ऑन द फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड।
प्रकृतिवादी बालक को स्वतंत्रता प्रदान करने में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार बालक अच्छा प्राणी है, वह जन्म से अच्छा रहता है। यदि भय और घृणा को सब बातों से दूर कर दिया जाए तो अच्छा ही रहता है। प्रकृतिवादियों का मत है कि बालक पर किसी भी प्रकार का बंधन या प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, उसे स्वतंत्र रखा जाना चाहिए, जिससे उसके स्वाभाविक विकास में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित ना हो। प्रकृतिवादी कमेनियस इस कथन में विश्वास रखते हैं कि प्रकृति ठीक समय पर कार्य करती है। नेचर ऑब्जर्व सुटेबल टाइम्स। नेक्स्ट है बालक की योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों पर बल। इम्फेसिस ऑन द एबिलिटीज, कैपेसिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। प्रकृतिवादी विचारधारा से पूर्व बालक के मनोवैज्ञानिक तत्वों की पूर्ण उपेक्षा की जाती थी। प्रकृतिवादियों ने बालक की अंतः प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक बतलाया और कहा कि बालक की मूल प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं, इच्छाओं, शक्तियों, रुचियों, भावनाओं, योग्यताओं और सीमाओं को समझकर उन्हीं के आधार पर उनको विकसित होने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार प्रकृतिवादियों ने बालक की रुचियों और प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करने पर बल दिया। इस संबंध में रूसो ने कहा है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हमें आद्यंत पढ़ना पड़ता है। एवरी चाइल्ड इज़ अ बुक एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरी पेज ऑफ इट। तो ये काफ़ी अपने आप में बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो आज हम इसको बस इतना ही करेंगे। उसके नेक्स्ट उसमें हम नेक्स्ट इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रकृतिवाद के बारे में ही, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।